Students, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover basics of organic chemistry. So पिछली वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी सारी यूनिट्स कवर करा दी हैं. अब ये यूनिट 4 है, ठीक है. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड, जिसे आप क्या बोलते हो, होस्ट गेस्ट कंपाउंड भी बोलते हो. अगर किसी ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं. इंक्लूजन कंपाउंड को होस्ट गेस्ट कंपाउंड भी बोलते हैं. ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो दो स्पीशीज से मिलके बने हैं, एक होस्ट और एक गेस्ट, ठीक है. तो अब होस्ट गेस्ट को आप कैसे समझ सकते हो, अपनी जनरल लाइफ से समझो. होस्ट कौन हुए, जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और गेस्ट कौन हुए, जो पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है. लोगों को इनवाइट करने से पहले आप काफ़ी सारा इंतजाम करेंगे, है ना. तो वही चीज़ है, इन कंपाउंड्स में जो होस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं, ठीक है. और उनमें बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लार्ज स्पेस होता है जिससे गेस्ट आके उनमें फिट हो जाएं, ठीक है. तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक होस्ट होता है, गेस्ट. होस्ट कैविटी फॉर्म करता है, मतलब एम्प्टी स्पेस फॉर्म करता है, और जो अनदर कंपाउंड होता है आपका गेस्ट, वो उस कैविटी में आके फिट हो जाता है, ठीक है, लोकेट हो जाता है. तो एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है. ग्रेफाइट क्या करता है, सैंडविच फॉर्म करता है, मतलब वही कैविटी फॉर्म करता है. और जो फ्लोरीन अल्कली मेटल्स हैं वो क्या है, गेस्ट हैं, वो उस कैविटी में आके फिट हो जाते हैं. तो ये मैंने बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर, पिंक कलर से क्या है, होस्ट, और ये जो पर्पल कलर से हैं ये गेस्ट है. तो इस तरह की कैविटी होती है कि गेस्ट उसमें आके अच्छे से फिट हो जाते हैं. 2 टाइप्स के इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं. सबसे पहले चैनल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्लेथरेट कॉम्प्लेक्स. तो चैनल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, आपका स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जैसे एन एल्केन, एन एल्कोहल, एन एसिड, एन ईथर, ठीक है. तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आके फिट हो जाते हैं. और किस में फिट होते हैं, यूरिया में, क्योंकि यूरिया कैविटी फॉर्म करता है. तो कैविटी में आके कौन फिट हो जाता है, एन एल्केन, एन एल्कोहल. तो यूरिया क्या हुआ, होस्ट, एंड एन एल्कोहल क्या हुआ, गेस्ट. उसके बाद अगर हम क्लेथरेट कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उसमें जो गेस्ट होते हैं वो मोस्टली नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है. उसका रीजन मैंने लिखा हुआ है कि वो बॉन्ड नहीं बनाते. अगर आप प्लस माइनस चार्जेस वाले लोगे तो वो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है. और हमें क्या चाहिए, बिना बॉन्डिंग वाला चाहिए. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोन, जो कि क्लेथरेट कंपाउंड बनाता है, जिसमें होस्ट कौन है, हाइड्रोक्विनोन है, और गेस्ट कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड. आप कैविटी भी बोल सकते हो, केज भी बोल सकते हो, मतलब एक टाइप की एम्प्टी स्पेस बोलना है, ठीक है, जिसको होस्ट फॉर्म करता है और उसमें आके गेस्ट फिट होता है. तो यही था इसके बारे में. बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं थोड़ी बहुत और बता देती हूँ कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो टाइटली फिट रहेगा कैविटी में, और वो स्टेबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है. और वो जब जब तक स्केप नहीं करेगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, जब तक हम हीट ना करें या फिर उसे किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व ना करें. तो सॉल्वेंट हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है. तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे आपके. क्लेथरेट कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन पर, और भी पॉइंट्स है वंडरवॉल फोर्सेस पर, ठीक है. कभी कभार चार्ज ट्रांसफर इंट्रैक्शंस जो होते हैं वीक वाले, उन पर भी करती है. किसके बीच, इनर्ट गैसेस और होस्ट मॉलिक्यूल्स के बीच. इनर्ट गैसेस और होस्ट मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा कंपाउंड बनता है, तो ये क्लेथरेट कंपाउंड्स बनाते हैं. उसके बाद कुछ यूजेस लिखे हैं, इन्हें पढ़ लेना आप. अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. अब चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है मॉलिक्यूल, और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. मतलब कि एक डोनर मॉलिक्यूल होता है, एक एक्सेप्टर. मतलब कि एक डोनर मॉलिक्यूल होता है और एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है. इसलिए आप इसे डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है. क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है. तो ये किस रेशियो में होते हैं, 1:1. इन कॉम्प्लेक्सेस को आप क्या कहते हो, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक ट्रांसफर करता है और एक एक्सेप्ट करता है. तो ये क्या हुए, चार्ज ट्रांसफर करने वाले. तो एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है. उसके बाद इसके भी करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं. तो वही चीज़, एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा, इनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होंगे, मतलब फिक्स होंगे, ठीक है. और रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा. और फिर ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस में वीक कोलम्बिक फोर्स होता है, ठीक है. कलर्ड होते हैं यूजुअली. एनर्जी गैप के बारे में बताया है. तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना. जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता देती हूँ, और थोड़े बहुत आप पढ़ लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ये भी आ सकते हैं. उसके बाद है इफेक्ट्स. तो एक परमानेंट इफेक्ट होता है और एक टेम्पररी इफेक्ट होता है. तो जो परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं तो वो आपके होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन. इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में. एंड टेम्पररी कौन से होते हैं, तो फील्ड इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. उसके बाद आपका इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डिफरेंस है, ठीक है. तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, परमानेंट इफेक्ट है. और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या है, टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है. उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपका कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है. उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट में केवल पोलर बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है. देन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फील्ड इफेक्ट. उसके बाद फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ये आपस में एक जैसे से ही होते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है. फील्ड इफेक्ट आपका डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे मॉलिक्यूल की, और इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बॉन्ड पे, बॉन्ड का नेचर कैसा है.
इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और देन इसमें एक चीज़ और है आपकी कि जो कार्बन से जुड़े होते हैं एटम्स, तो वो कौन से एटम्स जुड़े होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये इफेक्ट धीरे धीरे आगे जाने पर कम होता जाता है, ठीक है। तो इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है अलोंग अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन। किसकी वजह से होता है ऐसा? तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। इसी को आप क्या बोलोगे? इंडक्टिव इफेक्ट बोलोगे। उसके बाद ये 3 कार्बन तक पॉसिबल है, ठीक है। तो C4 तक मैंने लिखा है, वहाँ तक नहीं जाएगा। पहले Cl लग रहा है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, फिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो C1 C2 C3 3 कार्बन तक रहेगा ये, ठीक है। डबल पॉजिटिव लग जाएगा, ट्रिपल पॉजिटिव लग जाएगा, उसके बाद लेकिन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब आपके 2 तरह के ग्रुप्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, और विदड्रॉइंग जो इलेक्ट्रॉन्स छीन लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो छीन लें वो विदड्रॉइंग है, ठीक है। उनके एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो NO2। इस पे बेस्ड आपके कुछ MCQs भी हैं, देन आप क्लियरली समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और देखो फिर उसके बाद आप ये वाली ग्रुप की सीरीज़ देख लो जिसमें डोनेटिंग ग्रुप के लिए है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, CH3 को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो CH3 इसमें 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, तो इस तरह से देखोगे जितने ज़्यादा CH3 होगा उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। अब सीरीज़ को याद करने का तरीका क्या है? तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, हेलोजेंस दिख रहे हैं और बेंजीन दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो NO2 याद कर लो, बाकी आप ऑक्सीजन वगैरह से याद करो, ठीक है। साइनाइड याद कर लो, फिर उसके बाद COOH, COOR, आर का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप। उसके बाद तो फिर आपकी वही सीरीज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन उसके बाद आपका O वाले शुरू हो जाएंगे, ठीक है। OH हाइड्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद OCH3, C6H5, ये आपका बेंजीन हो जाएगा। और सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो सबसे कम वाला याद रख लो, सबसे ज़्यादा वाला, और थोड़ा मिडिल का याद कर लो। उसके बाद प्लस आई इफेक्ट के लिए तो सिंपल है ही आपका, एल्काइल ग्रुप का नंबर देखना है आपका, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो ये कौन से ग्रुप है? डोनेटिंग। ऊपर वाले कौन से थे? विदड्रॉइंग ग्रुप। अब आपको ये कंप्लीटली समझ आ गया होगा। उसके बाद अब देखो आगे इस पर, अब देखो आगे लिखा है कि डिस्टेंस के साथ साथ इफेक्ट कम होता चला जाता है, ये एक परमानेंट इफेक्ट। ये मैंने माइनस आई और प्लस आई का करके बताया हुआ है। माइनस आई क्या करेगा? एक्स क्या करेगा? खींचेगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है। एक्स क्या है? आपका कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है, और वाई भी आपका कोई भी ग्रुप होगा। तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या उसे दे रहा है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, माइनस आई और प्लस आई। अगर खींच रहा है तो विदड्रॉइंग ग्रुप है माइनस आई, ठीक है। अगर दे रहा है तो डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आई। उसके बाद इस पर बेस्ड MCQ है। तो देखो प्लस आई इफेक्ट किस में होगा? CH3 में। माइनस आई किस में होगा? आपका COOH में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा और सबसे कम का ऑर्डर लगाना है आपको। तो देखो माइनस आई मैंने आपको बताया जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन वो सबसे ज़्यादा होगा। तो देख लो C3 वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर C2, फिर C वाला, तो इसलिए A ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका था? तो NO2 का था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जाएंगे इन पे। अब नेक्स्ट देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताओगे? अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने का एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। पहले तो आप चार्ज देखना कौन सा है, ठीक है। अब चार्ज का मतलब समझाती हूँ आपको। प्लस का मतलब समझ लो कमी, ठीक है, और माइनस का मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा। अब देखो प्लस का मतलब क्या बताया मैंने आपको? कमी बताया, ठीक है। अगर अब कमी है तो इसका मतलब क्या है? डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, और CH3 क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये 3 ग्रुप लग रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में कैसे देखोगे आप? फ्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरह से तो चलता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? F वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग है। हमें तो क्या चाहिए? हमें तो डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग है आपका फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फ्लोरीन वाला होगा, ठीक है। फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला। तो इस तरह से ये ऑर्डर लग जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप अपने आप करना। इसमें भी आपको यही बताया हुआ है कि देखो लास्ट में फ्लोरीन लग रहा है, सबसे पहले फ्लोरीन लग रहा है, सबसे बाद में। तो सबसे पहले तो चार्ज देखो, प्लस वाला चार्ज है, तो आपको डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है आपका विड्रॉइंग ग्रुप। अब चलो कोई नहीं, फिर आपके तीनों में ही विड्रॉइंग है, तो ऑप्शन तो इसी में से चूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद कैसे देखोगे? उसके बाद जो सबसे पास होता है वहाँ पर इफेक्ट रहता है, दूर जाते जाते इफेक्ट कम होता चला जाता है। तो थर्ड वाले में इफेक्ट सबसे कम होगा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमें तो फ्लोरीन चाहिए ही नहीं, और यहाँ पे फ्लोरीन लास्ट में लग रहा है, तो थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो उससे छीन नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल 3। उसके बाद उससे पास कौन लग रहा है? सेकंड वाला लग रहा है, तो 3 2। फिर उसके बाद 1 सबसे पास लग रहा है, प्लस वाले चार्ज के बिल्कुल बगल में ही F है, तो इसका मतलब सबसे अनस्टेबल होगा वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ और है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
तो इसलिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, एसिडिटी आपकी -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो एक क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? तो जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप लग रहे होंगे Cl वाले, उसमें तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा Cl ग्रुप, Cl क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और एसिडिटी जिसमें ज़्यादा होगी वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है ना। तो इसलिए CCl3, इसमें 3 Cl लग रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। फिर उसके बाद Cl2 वाला, उसके बाद Cl वाला, उसके बाद एक नीचे वाला क्वेश्चन है कि विच इज़ मोर एसिडिक। तो F जितना दूर जाएगा इफेक्ट उतना कम हो जाएगा, जितना पास होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, इसलिए पहला वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं हम, बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस तो होता है लेकिन बॉन्ड नहीं होता, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हाइपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कनेक्शन, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन। उसके बाद जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कार्बोकेटायन को स्टेबल करता है। कार्बोकेटायन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होंगे तो आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, और जो कार्बन आयन होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो आपका कंपाउंड स्टेबल कार्बोकेटायन वाला, और कार्बन आयन वाला अनस्टेबल, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट। और फिर एक इंट्रैक्शन याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड CH का और P अनहाइब्रिड। अब ये कार्बोकेटायन स्टेबल कैसे होता है, तो देखो आपके जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, उतना ज़्यादा आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर रहे हो, डीलोकलाइज कर रहे हो, कि डीलोकलाइजेशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर से उधर मूव करना, ठीक है। लोकलाइज मतलब कि चेंज करना पोजीशन को, डीलोकलाइज है ना, लोकलाइज मतलब एक जगह पर, और डीलोकलाइज मतलब पोजीशन चेंज करना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कंजुगेटेड सिस्टम में मीजोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसा होता है, तो जैसे कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन है। उसके बाद देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने अलग से बताया है कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो चेन में या फिर रिंग में, तो उसे क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट सिस्टम बोलोगे। तो देखो सबसे पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो जहाँ पे मैंने रेड पेन से बनाया है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है। उसके बाद देखो 2 बार सिंगल बॉन्ड है और 1 बार डबल है, तो ये क्या हुआ आइसोलेटेड पाई बॉन्ड, तो ये ग्रीन पेन से बनाया मैंने। अब बेंजीन, तो ये बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम के मैंने टाइप्स बताए हुए हैं, डबल ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, या फिर साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो। उसके बाद डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ हो, या फिर आपका डबल बॉन्ड p ऑर्बिटल के साथ हो, एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन अगली वीडियो में समझा दूंगी। अब देखो इसमें इस तरह से मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। देन उसके बाद ये कंडीशंस है रेजोनेंस की, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। उसके बाद फंडामेंटल्स बताए हुए हैं। तो देखो इस तरह से डबल बॉन्ड चल रहा है तो रेजोनेंस होगा। सेकेंड पार्ट में आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है, 2 बार सिंगल बॉन्ड तो नो रेजोनेंस। थर्ड पार्ट में भी रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। एक साइड तो आपका कॉन्जुगेशन बन रहा है, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी रेजोनेंस नहीं है। अगला वाला भी रेजोनेंस नहीं है, उसके अगले में भी डबल हो रहा है, तो रेजोनेंस नहीं है। फिर उसके बाद आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, एटम्स ट्रांसफ़र नहीं होते, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, वो सेम होते हैं। ये फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम्स के बीच, और उन दोनों एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। उसके बाद ये एट अ डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो अगर प्लस ही इफेक्ट होता है आपका, तो अगर प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और अगर माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, और इसको आप डिनोट करते हो ई इफेक्ट से। अब है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होती है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जैसे कि FON, और एक आपका हाइड्रोजन एटम होगा, इन दोनों के बीच आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक आपका पार्शियल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, ठीक है। अब आपकी 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जिसमें आपके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के बीच आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। जैसे कि आपका इंटरमॉलिकुलर का एग्जांपल है HF, तो HF आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच हो रही है FH के बीच, ठीक है। और अगर आप इंट्रामॉलिकुलर की बात करो तो आपका सैलिसिलएल्डिहाइड है,
ठीक है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल के बीच आपका O और H के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। O क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और H क्या है, हाइड्रोजन एटम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो जैसे कि फिजिकल स्टेट है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे कि आपका वाटर लिक्विड है, परंतु जो आपकी H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपकी गैस है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिससे उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। और उसके बाद अगर आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, तो आपके इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इंट्रामॉलिकुलर में कम होता है। उसके बाद मॉलिकुलर मास आपका 60 होता है, ठीक है। और दो मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ोगे, अगर डाइमर बनाओगे तो 120 होना चाहिए, लेकिन उससे कम हो जाता है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ऐसी सॉल्युबिलिटी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल है वो पानी में सॉल्यूबल होता है, मिसिबल होता है। अब ऐसी वॉल्यूम ऑफ आइस के लिए है कि क्रिस्टल लैटिस है, उसमें एयर गैप्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे जो आइस का वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पे। तो आपके कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। ये कौन से इंट्रैक्शंस हैं आपके, तो ये वंडरवॉल फोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाले इंट्रैक्शंस हैं। पहला इंट्रैक्शन है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो आपके डाइपोल कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बनते हैं। ये चीज़ मैंने आपको अभी पीछे ही बताई थी जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर रही थी। तो देखो, आपका एक H है और एक Cl है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये डाइपोल बन जाएगा। अब दो डाइपोल के बीच आप क्या कर दो, इंट्रैक्शन लगाओ, तो वो क्या होगा, आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब आप ले लो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। तो उसमें एक आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक पोलर। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो जब नॉन पोलर के कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो उसे भी क्या बना देगा, नॉन पोलर को भी पोलर कर देगा। तो उससे ये भी आपका क्या बन जाएगा, वो तो परमानेंट डाइपोल था और वो आपका इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा, क्योंकि उसने उसे इंड्यूस कर दिया, पोलर बना दिया। वो नॉन पोलर था बट उसे पोलर बना दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपका है लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स, जिसको आप एक और नाम से जानते हो, इंस्टेंटेनियसली डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसमें आपके दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब आपका मॉलिक्यूल ए है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज होने की वजह से वो एकदम से इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाएगा, एकदम से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियसली। और जो नॉन पोलर था वो उसके कांटेक्ट में आने पे पोलर हो जाएगा, तो एक इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा और इंस्टेंटेनियसली डाइपोल। तो इंस्टेंटेनियसली डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच जो इंट्रैक्शन होगा उसे आप क्या बोलोगे, डिस्पर्जन फोर्स बोलोगे, या फिर इंस्टेंटेनियसली डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोल सकते हो। तो उसके बाद आपके कुछ रिलेशन लिख रखा है मैंने कि बॉन्ड एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम के। ये सिर्फ आपके रिलेशन है, ठीक है, ये रेशियो नहीं है। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल बता रखा है सेंट्रल एटम के लिए। अगर आप देखो तो एक आपका N है और एक आपका P है। तो N क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका सेंट्रल एटम है N। तो इसलिए बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा आपका, तो इसलिए बॉन्ड एंगल NH3 का ज़्यादा होगा। पेरीफेरल में अगर आप बात करो OF2 और OCl2, तो आपका F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका अपोजिट होगा इसमें, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था पेरीफेरल के, तो बॉन्ड एंगल OCl2 का ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर किसका ज़्यादा था, NH3 का, क्योंकि यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम N था और वही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी था, तो इसलिए बॉन्ड एंगल NH3 का ही ज़्यादा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से। और पेरीफेरल में आपका एक और रिलेशन है साइज़ का, अगर आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो पेरिफेरल एटम का साइज़ भी बढ़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। बाय गाइस।